मैं आपको बताऊं, मेरे फादर भी पुलिस में थे और मेरा बचपन भी, मेरा जन्म भी थाने में ही हुआ है, थाने के क्वार्टर में ही। तो मैं तो बचपन से ही मैंने पुलिस में ही मैं रहा, तो एक मन में ये था कि कोशिश करें पुलिस में जाने की। तो प्रयास मैंने किया पुलिस का और प्रशासनिक सेवा का। मैंने अपने शुरू में ही मैंने एक एग्ज़ाम सिविल सेवा का दिया और फिर पुलिस के, तो पुलिस में मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं आ गया। तो मैंने इसीलिए कि मैं मेरे फादर को देखता था वो किस तरह काम करते हैं, लोगों की किस तरह हेल्प करते हैं और किस तरह का उनका जॉब है। तो एक यूनिफॉर्म का जो एक चार्म होता है वो बचपन से ही देखा, तो वो मेरी हो भी गया सिलेक्शन। The journey to the police services is highly competitive and requires immense dedication. During your preparation, what was the biggest challenge you faced and how did you overcome it? बिल्कुल, एक ये सही है कि हर एग्ज़ाम के अंदर बहुत से स्टूडेंट बैठते हैं और अपने को ये देखना होता है उसमें कि किसी न किसी का तो सिलेक्शन होगा। आज जैसे ही कोई बच्चे बात करते हैं उसमें 5 लाख बैठ रहे हैं, उसमें 2 लाख बैठ रहे हैं। भाई आप 2 लाख 5 लाख को देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो टॉप देखना है। और अगर 40 भी सेलेक्ट होंगे तो वो कोई न कोई तो होंगे। तो आपने को तो ये देखना है कि कितनी सीट है उसमें अपने को आना है, अपने को उसमें जाना ही नहीं कितने बच्चे बैठे। तो हमने भी हमारे टाइम मैंने एक रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी की और रिटर्न एग्ज़ाम में कोई ज़्यादा मैं आराम से सिलेक्शन हो गया। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज था सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में फिजिकल टेस्ट पास करना होता है और फिजिकल होता है 100 नंबर का। उसमें जैसे 5 इवेंट होती है, आपको रेस दौड़ करनी है, उसके भी सेकंड्स होते हैं, क्रिकेट बॉल का थ्रो करना होता है, लॉन्ग जंप होता है, पुशअप लगाने होते हैं। तो इस तरह मतलब जो है वो था। तो ये चैलेंज था कि इसमें 1 नंबर भी कटना नहीं चाहिए, क्योंकि कंपटीशन टफ। अगर किसी इवेंट में 5 नंबर भी कट गए, 10 नंबर भी कट गए तो बाहर होने की संभावना पूरी होती है। तो हमने उसकी अच्छी से तैयारी की और उसके जो फिजिकल टेस्ट होता है उसमें पूरे नंबर लिए। ये बड़ा चैलेंज था कि फिजिकल में अगर अच्छे नंबर आ गए तो फिर सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये इसमें बड़ी चैलेंज होता है। तो आप उसी से मतलब जो है आराम से सिलेक्शन हो गया। Sir, which competitive examination did you clear to become a police officer? Could you tell us in which city you began your police career and on which post were you first appointed? मैंने राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, ये एक एग्ज़ाम लेते हैं सब इंस्पेक्टर का। और मैंने RPSC द्वारा जो सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम लिया गया वो मैंने एग्ज़ाम फाइट किया था और उसमें सिलेक्शन होने के बाद 1 साल की ट्रेनिंग होती है राजस्थान पुलिस एकेडमी में और वो ट्रेनिंग मैंने की। उसमें फिजिकल भी, सभी तरह की फायरिंग, राइडिंग और परेड सब सर, इसके साथ साथ लॉ का भी उसमें ज्ञान दिया जाता है। और उसके बाद कोटा शहर में मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी प्रोबेशन। तो मैंने सब इंस्पेक्टर के रूप में फर्स्ट पोस्टिंग मेरी कोटा सिटी में ही हुई थी 91-92 में। Since success is built through small, consistent habits, looking back at your own journey, what daily habits or qualities do you believe students should start developing today to become successful, disciplined, and confident individuals in the future? बिल्कुल, अगर आपको एग्ज़ाम फाइट करना है तो आपका बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप अभी के बाद में पढ़ लेंगे ऐसा नहीं है। अगर जो आपने आज 4th क्लास में पढ़ा या 5th क्लास में पढ़ा या 7th क्लास में पढ़ा वो भी आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर आ सकता है। तो आपको ये इस तरह तैयारी करनी कि हमें पूरा देना अपना। उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ है डिसिप्लिन, अनुशासन। आपको जब भी आप अब जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, डिग्री लेंगे, बाद में कंपटीशन देंगे, चाहे प्राइवेट सेक्टर में जाएं, डिसिप्लिन अगर आपको सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको कब उठना है, कब सोना है, क्या खाना है, कैसे आपको एक्सरसाइज करनी है, सब में एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहला तो है डिसिप्लिन। उसके बाद आप जो भी आप काम करें, मॉर्निंग में उठने के बाद आप डिसाइड कर लें कि आज मुझे क्या करना है, उसको नोट डाउन कर लें
कि मुझे ये जो है तैयारी करनी है, मुझे ये सिलेबस आज पूरा करना है, उसको कल पे नहीं छोड़ें। अगर आपने छोड़ दिया तो वो कभी कल होगा ही नहीं। इसलिए आपको रोज़ का काम रोज़ करना है। और इसके अलावा अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें आपका क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना है आपको, किस तरह उसको पूरा कोर्स पूरा करना है, ये सब चीज़ जो है आपको देखनी। इसके अलावा हमेशा ये भी अपने को ध्यान रखना चाहिए, नया नया सीखने की आपको जिज्ञासा होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए कि हम नया क्या सीखें। अगर आपने कुछ नहीं सीखा तो आप बिल्कुल पीछे हो जाएंगे। अब आज के ज़माने में इतना हाईटेक हो रहा मामला, तो आप भी उसके साथ साथ बदलना आपको। और इसके अलावा मैं ये भी कहूँगा कि पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा व्यायाम, एक्सरसाइज, ये सब चीज़ भी आप करते रहें। खान पान भी आपका बिल्कुल सही हो, कि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, और एक और लास्ट चीज़, सोशल मीडिया से एक डिस्टेंस आपको बना के रखना पड़ेगा। ये एक बहुत ज़रूरी है। ये अगर आप करेंगे तो जीवन में आप सक्सेस रहेंगे। Sir, many students aspire to wear the police uniform one day. Could you tell us about the essential qualities, skills, and level of physical fitness required to become ASP, and how can students begin preparing in these areas while they are still in school? एडिशनल एसपी की पोस्ट तक आने के लिए दो तरह से एग्ज़ाम होते हैं। एक जो 50% जो पद होते हैं एडिशनल एसपी के, वो सब इंस्पेक्टर से प्रमोट होके बनते हैं, और 50% जो आरएस का एग्ज़ाम होता है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का, उसके थ्रू भरे जाते हैं। तो अगर किसी को एडिशनल एसपी पद तक आना है, एक तरीका तो है वो सब इंस्पेक्टर बने, सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दिया, उसके बाद प्रमोशन होके वो एडिशनल एसपी तक पहुंच जाते हैं। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जैसे अपने यूपीएससी आईएएस की एग्ज़ाम लेता है, उसी तरह राजस्थान लोक सेवा आयोग आरएस का एग्ज़ाम लेता है। और उसमें सिलेक्शन होने के बाद आप उसमें आरएस में बहुत सारी पोस्ट होती है, प्रशासनिक सेवा भी होती है, इसी पुलिस सेवा भी होती है। तो जैसे आपने राजस्थान पुलिस सेवा में सेलेक्ट हुए तो डायरेक्ट डिप्टी एसपी, डीवाईएसपी की पोस्ट पे आप उसमें भर्ती होते हैं, और डीवाईएसपी के बाद नेक्स्ट प्रमोशन जो होता है वो एडिशनल एसपी का होता है। तो दो एग्ज़ाम होते हैं, सब इंस्पेक्टर और आरएस। उनके मार्फत आप अगर आरपीएस से आप डायरेक्ट आरएस से डायरेक्ट सेलेक्ट होते हैं तो उसमें और आगे एसपी और आईजी तक भी बन जाते हैं जो आरपीएस होते हैं वो। Sir, could you please explain the rank hierarchy in the Rajasthan Police from the most junior rank to the highest rank? It would help students understand the career progression in the police service. राजस्थान पुलिस में वैसे 4 एग्ज़ाम, और मतलब जो सारी जो पोस्ट होती है कांस्टेबल से लगा के डीजी तक, उसके 4 एग्ज़ाम होते हैं। एक एग्ज़ाम होता है कांस्टेबल का। तो जब कांस्टेबल की वैकेंसी निकलती है उसमें 12th पास जो बच्चे होते हैं वो कांस्टेबल का एग्ज़ाम देते हैं, और उसके बाद कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने के बाद उनका फिजिकल टेस्ट होता है, उनको दौड़ करनी होती है, सबसे इम्पोर्टेंट, साथ में उनका चेस्ट और हाइट चेक होती है, और उनका अगर वो अच्छे मेरिट में आ रहे हैं तो उसमें इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं होती। तो डायरेक्ट एक तो भर्ती होती है कांस्टेबल की, जो मिनिमम उसमें क्वालिफिकेशन 12th है। तो दूसरा जो है तो कांस्टेबल के लिए 12th प्लस एग्ज़ाम और फिजिकल टेस्ट होता है। दूसरा एग्ज़ाम होता है सब इंस्पेक्टर का, सेकंड, जिसमें आप जो थानेदार होते हैं 2 स्टार होते हैं, इसमें 2 स्टार दे रखे हैं, ये सब इंस्पेक्टर, तो ये 2 स्टार हैं, ये सब इंस्पेक्टर बनते हैं। तो सब इंस्पेक्टर के लिए उसके बाद सेकंड सब इंस्पेक्टर, तो सब इंस्पेक्टर 2 स्टार होते हैं, और इसी पोस्ट पे मैं भर्ती हुआ था। तो सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होता है, आरपीएससी लेती है, और इसके अंदर भी 2 पेपर तो जनरल नॉलेज के होते हैं। ये आजकल तो ऑब्जेक्टिव हो गए, हमारे टाइम जो है वो डिस्क्रिप्टिव होता था, अब ऑब्जेक्टिव हो गए। अब इसमें एक पेपर हिंदी का होता है, एक जीके का होता है, जनरल स्टडीज़ का। तो 2 पेपर ऑब्जेक्टिव होते हैं। उसके बाद सिलेक्शन होने के बाद फिर फिजिकल टेस्ट होता है 100 नंबर का, और फिर इंटरव्यू होता है, उसके बाद सब इंस्पेक्टर बनते हैं। तीसरी पोस्ट होती है फिर
ये DYSP की, ये राजस्थान लोक सेवा आयोग RS का एग्ज़ाम लेता है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का। उसमें सिलेक्शन होने के बाद उसमें ये आपको इस पे सिलेक्शन होता है। इसमें फिजिकल इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, डायरेक्ट अगर RPS बन रहे हैं तो उसमें आपको लंबाई और चेस्ट वगैरह की ज़रूरत इस पोस्ट के लिए नहीं होती है। इसमें RS का एग्ज़ाम आप क्लियर करें और उसके बाद आपको डायरेक्ट DYSP बन जाता है। और लास्ट फिर इसके बाद ये पोस्ट है SP की, जो IPS, जो आपने UPSC के जो सिविल सेवा होती है उसमें जिनका सिलेक्शन होता है वो डायरेक्ट इस पोस्ट पे आते हैं SP की। तो 4 पोस्ट हो गई, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, DYSP और SP। और बाकी के ये सब जो हैं वो प्रमोशन से आगे बढ़ते हैं। तो कांस्टेबल प्रमोशन होकर हेड कांस्टेबल बनता है, फिर ASI बनता है, सब इंस्पेक्टर बनता है, इंस्पेक्टर बनता है, इस तरह फिर समय के साथ साथ। और जो DYSP होता है वो IG तक चला जाता है, और जो SP है ये DG तक पहुंच जाते हैं। तो 4 एग्ज़ाम हुए, इसके जो चारों के अलग अलग प्रोसीजर तरीका है, और इससे सिलेक्शन होके और ये पुलिस की सारी भर्ती होती है। तो जो कांस्टेबल के लिए 12 और बाकी सब के लिए ग्रेजुएशन जरूरी है। Sir, students are often confused about choosing the right subjects for this career. Which school subjects and extracurricular activities would you recommend to build a strong foundation to become an IPS officer? Also, can students from the humanities stream successfully crack the UPSC examination? ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट, पहली बात तो ये आप समझें, UPSC क्लियर करने के लिए सब्जेक्ट कोई वो नहीं रखता। आपका चाहे आप साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं या आर्ट्स से हैं, सब्जेक्ट पर आपका कमांड होना चाहिए। आर्ट्स के स्टूडेंट तो मतलब 50% से ज़्यादा तो ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट ही सिविल सेवा में निकल रहे हैं, और बाकी में इंजीनियर भी बहुत आ रहे हैं। तो सब्जेक्ट कोई नहीं। जो डॉक्टर हैं, MBBS की पढ़ाई कर रखी है, वो भी इससे पहले जो यहाँ कोटा SP थी डॉक्टर अमृता दुहान, वो MBBS कर रखा था उन्होंने। और इससे पहले विकास पाठक सर थे, वो भी MBBS कर रखा है। और आर्ट्स स्टूडेंट भी खूब आ रहे हैं। मतलब ह्यूमैनिटी और आर्ट्स स्टूडेंट्स में उनको फ़ायदा ये होता है कि तो एक तो ये बात है कि सब्जेक्ट कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका जो भी सब्जेक्ट हो उस पर कमांड होना चाहिए। और UPSC में जो सब्जेक्ट के पेपर होते हैं वो 2 पेपर होते हैं केवल, कुल जैसे 7 पेपर होते हैं। तो उसमें 3 पेपर तो जनरल स्टडीज़ के ही होते हैं। तो जो ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट होते हैं उनको ये एडवांटेज मिल जाता है कि वो ज्योग्राफी भी पढ़ी हुई उन्होंने, हिस्ट्री भी पढ़ी हुई है, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ी हुई है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ी हुई है। तो GS के जो पेपर होते हैं वो इन्हीं सब्जेक्ट से मिलके बनते हैं। इन्वायरमेंट भी होता हो, तो ये पब्लिक एड, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब मिलके जो ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट होते हैं उनका जो है पूरा GS मजबूत हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहता है ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट को। और जो साइंस स्टूडेंट होते हैं उनको फिर वापस सारी ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ती है, तो वो तैयारी करते हैं फिर वापस। इसलिए सब्जेक्ट इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका उस सब्जेक्ट पे कमांड होना चाहिए। चाहे आप उसमें एक ऑप्शनल लेना पड़ता है केवल, चाहे कोई ज्योग्राफी ले ले, पॉलिटिकल साइंस ले ले, या कोई मैथ्स ले ले, या कॉमर्स ले ले। बाकी पेपर उसमें एक एथिक्स का आता है, एक ऐसे का आता है। ऐसे आप कोई भी सब्जेक्ट में जिस पे आपका कमांड है उसमें लिख सकते हैं। एक हिंदी और इंग्लिश ज़रूर, मतलब इंग्लिश तो सबके ही होता है, उसमें एक पेपर कंपलसरी, उसमें केवल पास होना जरूरी होता है। एक रीजनल लैंग्वेज होती है, अगर कोई मराठी है, कोई गुजराती है, वो अपना ले सकता है और उसको पास कर सकता है। तो कुल 9 पेपर होते हैं, उसमें 7 पेपर के मार्क्स जुड़ते हैं, और 7 में से 3 पेपर तो जनरल नॉलेज के ही होते हैं। इसलिए ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट हो या कॉमर्स हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट को ज़्यादा फायदा होता है। Sir, before we move to the next phase, we'd like to end this segment with a lighter question. If you had not become a police officer, which career do you think you would have chosen, and what would have attracted you to that profession? यदि पुलिस में सिलेक्शन नहीं होता तो मेरा प्रशासनिक सेवा की ओर जाने का मन था, और मैंने उसकी तैयारी भी की थी, मैंने एग्ज़ाम भी दिए थे।
तो प्रशासनिक सेवा में और पुलिस में जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि आपका सीधा लोगों से जुड़ाव रहता है, और आप आम पब्लिक की अगर किसी में थोड़ा भी अगर है अच्छा पब्लिक के लिए करने का, तो इसमें बहुत बड़ा स्कोप होता है। आप कितने लोग आपसे दिन भर में मिलते हैं, आप मतलब बिना किसी मंदिर गए, बिना कुछ करे आप लोगों की इतनी सेवा कर सकते हैं कि जो और डिपार्टमेंट में नहीं कर सकते हैं। तो मेरा ये था, अगर पुलिस में सिलेक्शन नहीं होगा तो प्रशासनिक सेवा में जाएंगे, उसमें बहुत वैरायटी रहती है। आप उसमें दिन भर आप महिलाओं की मदद कर सकते हैं, गरीब की कर सकते हैं, विकलांग की कर सकते हैं, ऐसा ही लोगों की मदद कर सकते हैं। तो जब आप सीट पे बैठे तो आपके पास इतने लोग आते हैं, ये औरों में नहीं हो पाता है। जैसे आप इंजीनियर हैं, आप सॉफ्टवेयर कंपनी चला रहे हैं, तो आपको सोशल वर्क करने के लिए अलग से काम करना पड़ेगा, पर इसमें अलग से काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपको दिन भर में ही इतने लोग आपसे टच में रहते हैं। इसलिए मेरा ये था कि पुलिस में अगर नहीं आया तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आने का मेरा मन था। Sir, that was truly inspirational. Thank you so much. Now, I would like to invite my fellow panelists to continue the session. Morning, sir. I'm Yuvraj of class 11th Commerce. Sir, we have come to know about your inspiring journey to the police services. Now, let's take a closer look at the realities of life as a police officer and the experiences that have shaped you into a respected leader. Sir, the role of an additional superintendent of police comes with immense responsibilities. So, sir, what are some of the biggest challenges you face in your day-to-day duties, and how do you overcome them while ensuring justice and public safety? एडिशनल एसपी, आपको पता है जैसे एसपी यहाँ पे जैसे कोटा सिटी है, अभी एसपी के बाद एक एडिशनल एसपी की पोस्ट होती है जो पूरे कोटा की जैसे लॉ एंड ऑर्डर वगैरह देखता। तो सबसे बड़ा चैलेंज है, पहला पॉइंट कानून व्यवस्था बनाए रखना, मतलब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना कि कहीं भी कोई उपद्रव नहीं हो, कम्युनल टेंशन नहीं हो, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो। तो कानून व्यवस्था बनाए रखना सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरा जो है आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय, ये एक राजस्थान पुलिस का मोटो है। इसका मतलब पालना करना, लोगों की जान माल की सुरक्षा करना सबसे बड़ा अगर पुलिस का काम है। तो मोटे मोटे शब्दों में मैं बताऊँ कि लोगों की जान और माल, उसमें सब चीज़ आ गई। तो ये एक बहुत बड़ा काम है कि आपको, और फिर चैलेंज सीमित साधन है पुलिस के पास बहुत। आप एक थाने के अंदर 1 लाख आदमी रहते होंगे तो पुलिस की संख्या 40 या 50 होती है। तो एक लिमिटेड फोर्स और सीमित संसाधन से आपको पूरे शहर की कानून व्यवस्था बनाए रखनी है। तो उसके लिए आपको सारा एक मैनेजमेंट देखना है। और पुलिस का जो काम है, कई सारे फ्रंट है। आप पुलिस कई चीज़ों में अपने आप पार्टी बन जाती है। जैसे कई किसानों को पानी की ज़रूरत है, वो अब पुलिस का कोई लेना देना नहीं, वो धरना लगा दिया, प्रदर्शन चालू हो गया। अब पुलिस को तो व्यवस्था बनानी पड़ेगी। इसी तरह कोई भी आप नहर से पानी छोड़ने को लेके ले लो, आप किसी कोई बेरोजगार लोग प्रदर्शन करने आ गए कलेक्ट्री पे, तो पुलिस का एक लॉ एंड ऑर्डर अलग रहता है, वीआईपी मूवमेंट अलग रहता है कि कोई जो है वो वीआईपी आ रहे हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए अपने को व्यवस्था करनी है। आज सीएम आ रहे हैं, तो कई सारे फ्रंट एक साथ चलते हैं कि कोई एग्ज़ाम कराने हैं, अभी परीक्षाएँ चल रही है तो वो भी कराने हैं। तो इन सब का पुलिस को चैलेंज बहुत है, पर अच्छे अगर मैनेजमेंट के साथ सारा करें तो सब कुछ जो है वो सारा सब बैलेंस हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। Sir, police officers often have to make quick decisions in high pressure situations. So, how do you stay calm, think clearly, and make the right decisions when every second counts? इसके लिए सबसे आवश्यक चीज़ है कि धैर्य और अपने आप को शांत रखना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अपना धैर्य बनाए रखें और शांत रहें। कई बार होता है पब्लिक बहुत एग्रेसिव होती है, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो गुस्सा नहीं करना। आपने गुस्सा कर दिया, गुस्से में गलती होगा। तो और हम ये भी मानते हैं कि बल प्रयोग सबसे अंतिम विकल्प है। सबसे पहले जब भी कोई मॉब आती है, भीड़ आती, क्राउड आता है, लॉ एंड ऑर्डर होता है, तो अपने आप को शांत रखें। कोई भी क्राइम हो गया,
बड़ा क्राइम हो गया, उसको लेके कई बार एजिटेशन भी होते हैं। तो पहले तो धैर्य, लोगों की बात शांति से सुने और धैर्य रखें। दूसरा, अपने आप को निष्पक्ष रखें। पार्शलिटी रहनी चाहिए कि आपको किसी एक का पक्ष नहीं लेना है। तो शांत रहें, निष्पक्ष रहें, तो पब्लिक का फिर विश्वास भी बन जाता है। और उसके बाद जो कानून है उससे आपको अलग नहीं हटना। कानून में जो लॉ है उसके हिसाब से अपनी कार्रवाई करनी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आदमी शांत रहें, निष्पक्ष रहें और बिल्कुल जो है बिल्कुल लीगल जो एक्शन और सख्त एक्शन अगर होगा तो कहते ही दिक्कत नहीं आएगी। Sir, every profession leaves a lasting impact on those who serve in it. So, could you please share an incident from your career that changed your perspective towards your life? घटना तो ऐसी नहीं है, पर कई बार होता है। एक बार देखा मैंने, मेरे अच्छे मिलने वाले ही थे, उनके बच्चे की बर्थडे थी और वो बर्थडे का केक लेने के लिए बाइक से गया और भाई रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और उसकी डेथ हो गई। तो काफ़ी शौक, मैं भी शौक में आया। उसने क्या था, वो बच्चे ने हेलमेट नहीं लगा रखा था और डिवाइडर से टकराया और डेथ हो गई। तो उसके बाद मेरे को ये महसूस हुआ और मैंने काफ़ी प्रयास किया लोगों को मोटिवेट करने के लिए, जागरूक करने के लिए, भाई हेलमेट यूज़ करें। क्योंकि हर आदमी ये सोचता है कि मेरा थोड़ी सिर फूटेगा, और पुलिस को देख के हेलमेट लगा लेते हैं। पुलिस जैसे ही हटी और हेलमेट वापस पीछे रख लेते हैं। जैसे चौराया आया, किसी की वाइफ भी है तो वो हेलमेट उसके सिर पर रख देगी, वापस आगे निकाल दें। तो इस घटना से मैंने ये देखा है कि सबको ट्रैफिक नियमों की पालना भी करनी चाहिए, हेलमेट भी लगाना चाहिए, और ये हेलमेट जो है आपके लिए की सुरक्षा के लिए है, न कि पुलिस के लिए। तो उस घटना के बाद मैंने काफ़ी उसके लिए प्रयास किया। और एक और घटना ड्रग्स के बारे में भी मैं बताऊंगा। मैंने ड्रग्स का भी बहुत देखा बारीकी से कि आजकल आने वाले समय में, आप सबको भी बता दूं, ड्रग्स आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या बनने वाली है। पुलिस उसके लिए बहुत प्रयास कर रही है, पर अब सिंथेटिक ड्रग्स आने लग गए। पहले तो क्या होता था, ओपीएम से बनता था और अफीम की खेती होती उससे जो आता था। अब आजकल फैक्ट्री में बनने लग गए, जिसको एमडी बोलते हैं। तो बच्चों को जब भी आप कॉलेज में जाओगे और वहाँ पे आपको बहुत बड़ा चैलेंज रहेंगे, कई सारे ऐसे दोस्त मिलेंगे आपको, कई सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको ड्रग्स की लत लगाने की कोशिश करेंगे। तो आने वाले समय में सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा, अपने आप को आप ड्रग्स से बचाए रखें। मैंने ऐसे परिवार देखे हैं जिनके घर में अगर अच्छा खासा परिवार था, खूब पैसे वाले लोग थे, कोई कमी नहीं थी, एक बच्चे को स्मैक की लत लग गई और उनके घर का सारा सामान बिक गया, वो लड़का भी नहीं रहा और चोरी करने लग गया। तो सबसे बड़ा चैलेंज मैंने देखा ड्रग्स का। और एक ये हेलमेट वाला, जो आप ट्रैफिक नियमों का पालना करें और ड्रग्स को जो है बच्चों को अभी से ही इस चीज़ के लिए तैयार करें कि अपने को किसी भी तरह का जो है वो ड्रग्स अपने को यूज़ नहीं करना है। Sir, your profession demands long working hours and unwavering dedication. So, how do you maintain a balance between your professional responsibilities and personal life? ये बिल्कुल सही है कि पुलिस की नौकरी में आने के बाद फैमिली सेकंड हो जाती है, ड्यूटी फर्स्ट हो जाती है। और डिपार्टमेंट में इस तरह नहीं होता है। 24 आवर्स की ड्यूटी होती है। 24 आवर्स हम करते नहीं, पर 24 घंटे के लिए हर आदमी बंधा रहता है कि उसको आपको ये कह दिया रात को 2 बजे भी कि आपको ड्यूटी पे आना है तो आना है, या उसको अगर वो रात को 12 बजे भी सोया है उसको फिर सुबह 4 बजे कह दिया कि आपको आना तो आना है। तो ये फोर्स के अंदर मिलिट्री और जो पुलिस है उसमें होता था। हम भी जब ड्यूटी करते हैं तो पहला काम रहता है ड्यूटी। उसमें कोई वो जो है वो नहीं होती, चाहे आपके घर में शादी हो, चाहे आपके कोई समारोह हो, चाहे बच्चे की बर्थडे हो, फर्स्ट ड्यूटी। क्योंकि अगर पुलिस बर्थडे मनाने लगे कैसे क्या होगा, फिर पब्लिक कैसे रहेगी। तो इसलिए ड्यूटी फर्स्ट, और सेकंड उसके बाद जो समय मिलता है उसमें हम फैमिली को समय देने की कोशिश करते हैं, खुद अपने लिए भी समय निकालने की कोशिश करते हैं कि चलो कुछ एक्सरसाइज करें, कुछ कभी अगर समय मिला कभी कोई मूवी देख ली, कभी आपने फैमिली के साथ घूमने चले गए। पर ये सब चीज़ें है, पर जब भी समय मिले तो हम ये कोशिश करते हैं कि फिर जो पुलिस ड्यूटी के बाद जो समय मिले वो समय परिवार के साथ बिताएं।
Sir, people often have different perceptions of the police. In your experience, what are some common misconceptions about the police, and what would you like people to understand about the realities of policing? पुलिस के बारे में ये सही है कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जैसे लोग विचार नहीं रखते हैं, और पुलिस ऐसा है सब्जेक्ट है कि पुलिस को कोई पसंद भी नहीं करता है, तो पुलिस के बिना काम भी नहीं चलता है, दोनों चीज़ें। तो पर अब हमारे डिपार्टमेंट में 1 लाख, राजस्थान पुलिस में 1 लाख व्यक्ति हैं, तो उसमें आप ये मान लें कि 1000 2000 व्यक्ति ऐसे भी होंगे जो कई बार पुलिस को बदनाम कर देते हैं। पर ज़्यादातर पुलिस जो होती है वो अच्छी होती है और अच्छे से वो, और एक कारण ये भी रहता है कि तनाव बहुत, उनके जो वर्किंग आवर्स हैं वो बहुत टफ होते हैं, ड्यूटी टफ होती है। आप देखते हो ट्रैफिक पुलिस रोड पे खड़ी है, 45 डिग्री टेम्परेचर है, फिर भी वो रोड पे खड़ा है, आप खड़े नहीं हो सकते रोड पे। तो कई बार क्या होता है कि जो वो टेंशन होती है तो पब्लिक के साथ कभी कभी मिसबिहेव वाली घटनाएं हो जाती है। और दूसरा, पुलिस के बारे में इसलिए कि पुलिस डायरेक्ट पब्लिक से टच करती है, और डिपार्टमेंट हैं वो पब्लिक से डायरेक्ट टच नहीं है। जैसे कोई इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है, UIT है, वो अपने ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, पर पब्लिक पुलिस से और पब्लिक का तो डायरेक्ट टच है। तो ये एक है, और इसके अलावा कुछ धीरे धीरे इसमें सुधार भी हो रहा है। कई बार बिहेवियर वाली समस्या हमारे सामने आती है कि आप पुलिस ने ढंग से हमें अटेंड नहीं किया, तो वो एक बात है, पर ऐसा नहीं है। धीरे धीरे इसमें बहुत सुधार हो रहा है, आने वाले समय में और सुधार होगा। पर पुलिस, आप जनता को भी इस बात को समझना चाहिए कि जनता के सहयोग के बिना पुलिस कभी सफल नहीं हो सकती, क्योंकि पब्लिक की आप इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी? अगर कुछ गलत हो रहा है तो जानकारी कहाँ से मिलेगी? और आप खुद अगर कानून का पालन नहीं करेंगे तो पुलिस भी क्या करेगी? कितने चालान बना देगी जैसे आप, और कितनी कार्रवाई कर देगी? इसलिए कुछ जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, जनता भी जो है वो अपनी जिम्मेदारी समझे, और पुलिस को भी जो है अपने अच्छे से जो है पब्लिक को डील करें, तो ये समस्या नहीं आएगी। Sir, in today's digital era, students spend a significant amount of time using smartphone, laptop, and the internet. So, what are the biggest cyber safety threats young people face today, and what simple precautions should they follow to stay safe online? ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने क्वेश्चन पूछा, वो 1 घंटे भी इस पर लेक्चर दें तो कम है, क्योंकि साइबर थ्रेट्स के बारे में तो 1 घंटे का भी कम पड़ जाएगा। तो मोटा मोटा मैं बताऊं कि जो आप सोशल मीडिया का एक अति तो हमेशा ही नुकसान होती है। आप केवल अगर उसको आपके लैपटॉप और जो और गैजेट्स हैं, आप मोबाइल है, इनको केवल आप अपने एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए, इनके लिए काम लेते हैं, तब तक तो ठीक है। पर अगर उस पर आप ज़्यादा समय बिताने लग गए तो आपका कैरियर बिल्कुल ख़राब है। मैं अभी आजकल जो नई जनरेशन है उनमें ये बहुत बड़ी समस्या हो रही है। रात को फेसबुक, इंस्टा पे रात को 1-1, 2-2 बजे तक चैट करते हैं, सुबह 8-9 बजे तक उठते नहीं हैं। तो आप ये तो सोशल मीडिया तो आपको नुकसान ही करेगा इसमें। केवल आप अगर इसको एजुकेशन के काम लेते हैं तब तो ठीक है। उसके बाद जो भी आजकल पुलिस के पास भी जो समस्याएं आ रही है, हमारी फेसबुक पे फर्जी आईडी बना ली, फेसबुक पे किसी ने कोई रिक्वेस्ट भेज दी, ये आप फेसबुक फ़ोटो को आप जो है डीपफेक वो आप बना लिया, मॉर्फ कर लिया उसको, और तो आपको सोशल मीडिया पे कई सारी चीज़ें हैं। बहुत ज़्यादा लंबा तो मैं नहीं बताऊंगा, उनको बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि अनजान मोटी किसी अनजान अगर किसी व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट आए उसको आप एक्सेप्ट नहीं करें, आपका बहुत ज़्यादा फ़ोटो सोशल मीडिया पर आप डालें नहीं। और जो है ज़रूरत 12th तक के बच्चों को तो ये फेसबुक वगैरह की ज़रूरत भी नहीं है, व्हाट्सएप फेसबुक चलाने की। एक बार आपका कैरियर बन जाए उसके बाद ही आपको जो है सोशल मीडिया यूज़ करना चाहिए। 12th के बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप पर तो बिल्कुल भी रहने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर कोई स्टडी के लिए आप कुछ यूज़ करें तो वो कर लें, बाकी इसके अलावा कई सारी चीज़ें हैं। साइबर थ्रेट तो अनजाने लिंक पर क्लिक नहीं करें। और जो साइबर फ्रॉड होता है उसका सबसे बड़ा कारण है लालच। लालच में आदमी जो है वो
जो है वो क्लिक कर देता है कि आपके इतने लाख का लोन सेंक्शन हुआ है, इतनी आपके लॉटरी लगी है आपके, तो आदमी क्या है लालच में आके और वो उसमें फंस जाता है। तो एक तो लालच बिल्कुल नहीं करें, दूसरा एक आजकल डिजिटल अरेस्ट का भी बहुत चल रहा है, तो कभी भी आप ये रखें कोई वर्दी में कोई आपको ऑनलाइन पैसे नहीं मांगता है, डिजिटल आपको थाना बता देंगे, मुलजिम का आपको डिजिटल पेश किया जाएगा, आपका गिरफ्तारी वारंट, मतलब आजकल ये डिजिटल अरेस्ट हो रहा है। आपने कैसे करते हैं कि आपने एक फर्जी सिम ले ली और उससे फ्रॉड हुआ है, आपको कॉल आ गया और आपका हम यहाँ से बोल रहे हैं वहाँ से बोल रहे हैं, आपको बिल्कुल ऐसा दिखाएंगे, उधर थाना भी दिख रहा है, जेल भी दिख रही, कोर्ट रूम भी दिख रहा है ऑनलाइन, और तो ये सब फर्जी, तो आप फ्रॉड होता है। तो आपको कई चीज़ें ध्यान रखनी है, OTP नहीं बताना है आपको, तो ये सब मोबाइल किसी को देना नहीं है, अनजाने लिंक पे क्लिक नहीं करें, कई तरह की बातें हैं। पर दो चीज़ अलग अलग हो गई। एक तो साइबर क्राइम, तो साइबर क्राइम से भी बचना और आप लोगों को, आपको पेरेंट्स को भी अवेयर करना, और दूसरा है आपको सोशल मीडिया का जो दुरुपयोग और जो उसके दुष्परिणाम हो रहे हैं उसमें भी आपको बहुत अवेयर रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल, जितने भी आपने देखा होगा कभी IAS जो बनते हैं या RS बनते हैं, जो बड़े, या कोई भी अगर किसी का सिलेक्शन होता है उसका जब इंटरव्यू आता है तो वो यही कहता है कि मैंने सोशल मीडिया से दूरी बना ली थी। वो यही कहता है कि मैंने जब एग्ज़ाम की तैयारी की तो मैं सोशल मीडिया से मैंने बिल्कुल, तो आप लोगों को भी ये ध्यान रखना, अभी आपका बिल्कुल कैरियर उस पर है, और 11th 12th के बच्चे ज़्यादा हैं, उनको तो बिल्कुल भी सोशल मीडिया से आपको नहीं रहना उस पर। Sir, before we conclude this phase, could you share a memorable incident from your personal or professional life that taught you an important lesson and continues to guide you even today? क्या बताऊँ, एक बार की मैं आपको घटना बताता हूँ। मैं गुमानपुरा CI था और हमारे पुलिस के अंदर एनुअल इंस्पेक्शन होते हैं, जो एडिशनल DG रैंक के अधिकारी पूरे डिस्ट्रिक्ट का एनुअल इंस्पेक्शन करते हैं। उसमें तो उस एनुअल इंस्पेक्शन में सबको 2 किलोमीटर की सुबह रन भी करनी पड़ती, परेड भी होती है, और सारा सब कुछ उसमें, सारे क्राइम रिकॉर्ड वगैरह का भी उसमें सारा देखते हैं। तो जब उसमें मेरे को रन करना था 2 किलोमीटर, तो मैं जब यहाँ थानों में, जब पहले पुलिस एकेडमी में तो बिल्कुल फिट होके निकलते हैं, फिर धीरे धीरे जो है फिटनेस बिगड़ती जाती है। तो मैं जब गुमानपुरा था तो मतलब जो है वो 2 किलोमीटर की दौड़ भी मेरे से नहीं हुई पूरी, मतलब, तो मैंने सोचा अब हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद मैंने फिर जिम जाना चालू किया, रनिंग चालू की, और उसके बाद में 2 के आप 10 किलोमीटर भी दौड़ सकते हैं, 5 किलोमीटर भी दौड़ सकते हैं। तो ये एक लेसन था कि आपको मतलब अपने वर्क के साथ साथ आपको अपनी फिटनेस पे भी ध्यान देना चाहिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये एक सीख मेरे को मिली, और आप लोगों को भी अपनी स्टडी के साथ साथ फिटनेस पे भी ध्यान देना चाहिए। Thank you, sir. It was definitely a privilege to have a conversation with you. Now I would like to pass the mic to my fellow student, Anuradha. Thank you, Raj. Good morning, sir. Sir, every successful officer is not just for the rank they hold, but for the values they live by. In this final segment, we would love to know more about your leadership philosophy and the principles that guide you in life. Sir, in your opinion, what truly defines a good leader? What qualities should young people develop today if they aspire to become effective leaders in the future? And if you had to mention your greatest strength as a leader, what would it be? लीडर बनने के लिए, लीडर जरूरी नहीं कि नेता ही हो। लीडर में आपको सबसे पहले तो लीडर आप हैं तो आपको ईमानदारी से काम करना चाहिए। जो भी आप काम कर रहे हैं वो ईमानदारी और अनुशासन से करें। दूसरा, आपको इसके अलावा आपको जो अपने लीडर के जो सबॉर्डिनेट हैं उनकी हेल्प करें। उनकी जब भी ज़रूरत पड़े तो आप हमेशा उसके लिए आप आगे होकर तैयार रहें। वही लीडर होगा जो सबकी हेल्प करेगा, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो या यहाँ हो, किसी भी काम में हो। अगर आज मैं लीडर हूँ, मैं थाने का इंचार्ज हूँ, तो मुझे मेरे सबॉर्डिनेट का मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, और लोग मुझे फॉलो करेंगे तो मुझे अच्छे से ईमानदारी से
काम करना पड़ेगा। इसके साथ साथ मुझे निष्पक्षता भी जो है वो भी काम करना पड़ेगा कि मैं किसी के साथ पार्शल नहीं हूँ। मेरे सबॉर्डिनेट हैं, मैं किसी को तो जो है ड्यूटी ले रहा हूँ, किसी से नहीं ले रहा हूँ। तो उनकी हेल्प, उनके सुख दुख में भी मदद करें उनकी। और इसके अलावा लीडर में और भी कई सारे गुण होने चाहिए, जैसे उसका कैरेक्टर भी अच्छा हो और बिल्कुल वो खुद मतलब जो है एक तरह से आइडल हो कि उसमें कोई, अब आप कोई लीडर है वो शराब पी रहा है, बदमाशी कर रहा है, तो आप वो क्या करेंगे सबॉर्डिनेट। इसी के साथ साथ उसको करेजियस भी होना चाहिए, साहसी होना चाहिए, निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए उसमें। डिसीजन तो लीडर ही लेगा, अब क्या करना क्या नहीं करना। साथ साथ उसको समय के साथ बदलने वाला भी होना चाहिए। जैसे टेक्निक आज के पंद में, जब मैं खुद पुलिस में जब आया था तो कंप्यूटर वगैरह ये CCTV कुछ भी नहीं थे। पर अगर सारी पुलिस आज आप बैंक में देखते हो, पहले सारा काम बैंक में हाथ, तो आपको समय के साथ साथ और टेक्निक के साथ साथ बदलने वाला भी, आपको बदलने की क्षमता भी आप में होनी चाहिए और दूर की सोच भी होनी चाहिए कि आप इसके क्या रिजल्ट रहेंगे, क्या परिणाम रहेंगे। तो लीडर में, एक लीडर में तो सभी तरह के गुण होने चाहिए कि नेतृत्व करने की क्षमता, साथ में कम्युनिकेशन स्किल भी होनी चाहिए। तो ये सब गुण अगर किसी लीडर में हैं तो, और उसमें सबसे बड़ा ये है कि आपको नीचे वालों का सबसे ज़्यादा आपको साथ देना, उसकी मदद करनी, ये गुण सबसे बड़ा गुण है। The police force often faces situations where difficult decisions must be made under pressure. How do you ensure your decisions remain fair, honest and unbiased even in such challenging circumstances? इसके बारे में अभी पहले भी बताया था मैंने कि सबसे पहले कोई भी परिस्थिति आ जाए, सबसे पहले तो अपना पेशेंस नहीं खोना, धैर्य रखना। कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है, बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर हो गया, मर्डर हो गया, कोई किडनैपिंग हो गई, आप जैसे मौके पे गए और आपको वहाँ पे कहीं डेड बॉडी पड़ी, कहीं खून पड़ा, कहीं क्या पड़ा, अब आप उस समय पैनिक हो गए तो आप फिर कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहला काम है कि आपको किसी भी परिस्थिति में अगर पुलिस ऑफिसर है उसको शांत रहना और सुनना, देखना और सुनना शांति से, ये बहुत आवश्यक है। पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पहली पुलिस की यही है, कभी लॉ एंड ऑर्डर हो गया, दंगा हो गया, कई लोग मर गए, कर गए, अब आप उसमें पैनिक होंगे तो आप नुकसान ही करेंगे, आपका सबॉर्डिनेट भी दबाव में आ जाएंगे और विकट परिस्थिति हो जाएगी। तो एक तो दबाव बिल्कुल नहीं आए, शांत रहे। मीडिया में खबरें भी आती है, जनता का भी दबाव रहता है, पॉलिटिकल भी दबाव रहता है, तो शांति से। दूसरा, निष्पक्ष काम करें। शांति रहने के अलावा आप अगर निष्पक्ष हैं तो आप पे कोई उंगली नहीं उठाएगा। तो ये पुलिस के लिए ज़रूरी है कि निष्पक्ष रहे, किसी का फेवर नहीं ले, बिल्कुल जो कानून है उस कानून को की पालना करते हुए कार्रवाई करें, तो कतई कोई दबाव नहीं आएगा। कितनी विकट से विकट परिस्थिति हो, धैर्य रखेंगे तो वो सारे जो केस है वो वर्कआउट कर जाते हैं। Sir, if you were given the opportunity to change just one thing in our society, what would it be and why? What role can students and young citizens play in bringing about that positive change? अगर बदलाव की बात करें तो मैं ये चाहूँगा कि एजुकेशन तो खूब मिल रही है बच्चों को, एक अगर है तो संस्कार। अगर संस्कार अगर सभी को अच्छे मिल गए तो आप ये मान लो कि वो समाज वो एक अच्छा नागरिक बनेगा। एजुकेशन से अच्छा नागरिक नहीं बन सकता, पर संस्कार अगर मिल गए, वो संस्कार कहाँ से मिलेंगे? आपके घर से मिलेंगे, स्कूल से मिलेंगे। सबसे अगर उसके अच्छे संस्कार है तो वो न जुआ खेलेगा, न वो ड्रिंक करने की आदत उसमें होगी, न वो मतलब जो है कोई ड्रग्स की आदत पड़ेगी। और अच्छे संस्कार है तो पर्यावरण के प्रति भी जागरूक रहेगा, महिलाओं के प्रति भी वो जागरूक रहेगा, वो समाज की सारी जिम्मेदारी को। तो अगर मुझे अगर एक ही शब्द में अगर कहना पड़े तो सबको, और उसके लिए युवा पीढ़ी और सब जो है सारे वो संस्कार जो है वो देने चाहिए। वो चाहे वो धार्मिक शिविर में जाए, धार्मिक कार्यक्रम में जाए, स्कूल में जाए, और जो है उनको नैतिक शिक्षा के रूप में स्कूल के जो टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, ये बच्चों को अच्छे संस्कार दें ताकि वो विकट परिस्थितियों में भी अपने जो रास्ते से भटके नहीं। Before we move to our final fun segment,
I would like to ask one last thoughtful question. What message would you like to give to today's generation so that they can build not only successful careers but also lead meaningful, happy and responsible lives? युवा पीढ़ी के लिए एक तो मैंने बताया था कि अनुशासन पहली चीज़, अपना बिल्कुल आपका जो है डिसिप्लिन में रहना। डिसिप्लिन का मतलब आपका सुबह जल्दी उठना, टाइम से सोना, अपने समय को सुबह ही आपको जो काम करना है नोट डाउन कर ले, आज मुझे ये काम करना है, और बिल्कुल उसको व्यवस्थित ढंग से आप जिए। दूसरा मैंने आपको बताया था आपका खान पान रहन सहन वो सब अच्छा होना चाहिए। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपका फ्यूचर ब्राइट है। अगर आप खुद ही बीमारियों से ग्रसित हो गए, आपने बहुत ज़्यादा फास्ट फूड यूज़ किया, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो वो भी आपको। और एक चेंज मैंने बताया समय के साथ साथ बदलना, जो समय के साथ नहीं बदला वो ख़त्म हो जाता है। आपने देखा पहले नोकिया फ़ोन आते थे, एक HMD घड़ी आती थी, उन्होंने समय के साथ बदलाव नहीं किया तो ख़त्म हो गए। इसीलिए आपको हमेशा अपडेट रहना है, समय के साथ बदलना है, और हर जो लेटेस्ट टेक्निक अपडेट हैं वो आपको ध्यान में उसका होना चाहिए। तो एक व्यवस्थित अगर आपकी लाइफ है और डिसिप्लिन में आप अगर काम कर रहे हैं तो आप सक्सेस होंगे। सर, आपने अपने अनुभवों और विचारों से हम सभी को प्रेरित किया है। अब समय है आपके व्यक्तित्व की हल्की फुल्की और रोचक झलक देखने का। अब हम आपसे कुछ क्विक क्वेश्चंस पूछेंगे और चाहेंगे कि जो भी विचार आपके मन में इंस्टेंटली आए आप वही उत्तर दें। रेडी सर? सर, टी और कॉफ़ी? टी। अर्ली मॉर्निंग ड्यूटी और नाइट पेट्रोल? नाइट पेट्रोलिंग ज़्यादा की तो नाइट पेट्रोलिंग ही पसंद है। यूनिफॉर्म और कैजुअल अटायर? यूनिफॉर्म कैजुअल पहनने को मिलती नहीं है, बहुत कम। माउंटेन्स और बीचेस? वैसे दोनों जगह जाने का अवसर नहीं मिला, पर माउंटेन। रीडिंग बुक्स और वॉचिंग टेलीविज़न? टेलीविज़न। टीवी बुक्स पढ़ने का भी समय बहुत कम मिलता है, तो जब भी समय मिलता है तो टीवी देख लेता है अगर थोड़ा सा। पुलिस अधिकारियों के बारे में ऐसी कौन सी आम धारणा है जिसे सुनकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है? मुस्कान, पुलिस ज़्यादातर पुलिस को जो मूवीज़ में और जो टीवी चैनल्स पर ये दिखाया जाता है कि जब सारी घटना हो जाती तब पुलिस पहुंचती है, तो जबकि ऐसा होता नहीं है। जैसे सारी अपराध हो गया, सब हो गया, फिर एक पुलिस की गाड़ी आती है सायरन बजाते हुए, तो कई बार वो सीन देख के मेरे को हंसी आ जाती है। जबकि ऐसा होता नहीं है कि पुलिस, आप देखो सारे सब कुछ हो गया और सायरन क्यों बजाएगी। सायरन बजाएं, कई लोग मुझे पूछते भी है जब टीवी पिक्चर देखते हैं कि आप सायरन बजाते हुए क्यों आते हैं, उससे तो अपराधी भाग जाएंगे। तो मैं कहूँ ये केवल टीवी के अंदर ही दिखाते हैं। जो कई बार कोई एक मोटे से पुलिसकर्मी आ रहा है, टोन बड़ी हुई है, या सायरन बजती हुई गाड़ी आ रही है और पुलिस वहाँ पे पहुँच रही है, तो इनको देख के कभी कभी हंसी आ जाती है कि मीडिया में पुलिस को किस तरह दिखाया जाता है। One word that best describes the police profession. इसके लिए वन वर्ड मैं ये कहूँगा कि आप कोई संकल्प लें, संकल्प वर्ड। ये संकल्प लें कि आपको ये बनना है, दृढ़ निश्चय कर लें कि इस टारगेट पे मेरे को पहुंचना, तो संकल्प एक वर्ड ये, और उसको फिर आपको कैसे आपको फुलफिल करना है उसकी तैयारी करें, संकल्प। One word that describes your life journey. उसके लिए कि कर्म करते रहें, फल की इच्छा मत करें। आपको कर्म करना है, कर्म करते रहें। रिजल्ट कभी हो सकता है कि नेगेटिव आ जाए, पर आप प्रयास करते रहेंगे तो आपका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगा। बस उसके लिए प्रयास सही और अच्छे से होने चाहिए। लंबे और व्यस्त दिन के बाद आपका पसंदीदा तनाव दूर करने का क्या तरीका है? पसंदीदा तो फैमिली के साथ समय बिताना, अगर कुछ समय मिला तो कभी क्रिकेट के मैच देख लेते हैं, और एक्सरसाइज करना, जिम जाना, रनिंग करना, और उससे भी अगर कोई समय मिलता है तो म्यूजिक सुन लेते हैं, बस। One inspirational quote or motto that you live by.
मैंने बताया वही कि आप अपने प्रयास में 100% दें, 100% देना है। मेरा ये कहना है, मैंने कई बच्चों को देखा कि वो कई सारे एग्ज़ाम देते हैं और सारे एग्ज़ाम वो आधे अधूरे मन से देते हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं। कंपटीशन इतना टफ है, तो आपको अगर जो भी एग्ज़ाम देना तो उसमें अपने को 100% देना है। अगर आप 100% देंगे तो आपका जो है वो सिलेक्शन 100% होगा। Thank you so much, sir, for sharing your valuable experiences, inspiring thoughts, wonderful moments with us. Your journey reminds us that true success is built on discipline, dedication, courage, integrity, and compassion. We are truly grateful for your time and guidance, and we are sure that every student present here will carry these valuable lessons with them for years to come. थैंक यू। तो आप सबको कुछ चीज़ों का मैंने बता दिया जो ध्यान रखना है। जो बड़ी बड़ी जो आज इस आपकी जो एज है उसमें सोशल मीडिया से डिस्टेंस रखना है, दूसरा ट्रैफिक नियमों की पालना करनी है, और जो साइबर फ्रॉड आजकल जो हो रहे हैं उनके प्रति आपको अवेयर रहना है। ये और ड्रग्स से आपको जब भी आप कॉलेज में जाएं, आने वाले टाइम में चुनौती बढ़ने वाली है। पुलिस लगातार काम कर रही है, पर जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या है आने वाली। तो कभी आप किसी भी उन बच्चों के साथ नहीं रहें जो इस तरह का प्रयोग करते हैं। कोई ड्रिंक कर रहा है, कोई ड्रग्स यूज कर रहा है, तो आप संगति बिगाड़ देती है। इसलिए बाहर भी आप जाएं तो ऐसे बच्चों के साथ रहें कॉलेज में जो है इस तरह की जो है कुरीतियों में या जो व्यसनों में व्यस्त नहीं हो, और अच्छे बच्चों के साथ रहें। संगति का असर ज़रूर पड़ता है। धन्यवाद। Few students from audience also want to ask questions. If anybody interested from audience can come forward and ask questions. Good morning sir, my name is Nishan. सर मेरा सवाल है कि आपने ऐसा कौन सा केस करा है जिसको करने में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा? वैसे तो बहुत सारे केस बहुत इंटरेस्टिंग हैं। शायद आप कुछ केस में आपको बताया, जिसमें एक रुद्राक्ष अपहरण केस हुआ था। एक किसी को याद हो, एक छोटे बच्चे का किडनैप करके एक यहाँ पे कोई क्रिमिनल थे, उन्होंने 7 ईयर का स्टूडेंट था। उस केस की पूरी इन्वेस्टिगेशन मैंने की थी, और बहुत यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर हुआ था। बहुत प्रेशर था पुलिस पे, जनता का, मीडिया का, सब तरह से, और उस केस को बहुत अच्छे से हैंडल किया था। कि उसमें बच्चा तो, क्योंकि जब मेरी पोस्टिंग हुई, बच्चे की जब डेथ हो गई उसके बाद ही हुई थी, पर उस केस में जो मुलजिम थे उनको हमने पकड़ा भी सही। पकड़ने के बाद हमने कोर्ट के अंदर उसकी ट्रायल करवा के उनको फांसी भी करवाई, और यहाँ की कोर्ट से। तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग केस था। इसके अलावा भी बहुत सारे केस हैं, दर्जनों केस है, पर ये केस अभी लेटेस्ट है, ज़्यादा पुराना नहीं है, तो कई जनों को याद भी है वो केस। Anyone else? सर क्या आपको लगता है भविष्य में आप पुलिस अधिकारी केवल एक कानून लागू करने वाला नहीं बल्कि एक गाइड, एडवाइजर और समाज का नेता भी होगा? बिल्कुल, पुलिस तो अभी से ही यही काम कर रही है, केवल कानून की पालना करने के साथ साथ। आजकल हम जो है बताने के लिए आए दिन स्कूल के अंदर जा रहे हैं। जो जैसे गर्ल्स है, गर्ल्स को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रहे हैं। उनको जो अच्छा क्या है, बुरा क्या है, गुड टच, बैड टच, सारी चीज़ें स्कूल में जाके बता रहे हैं। हमारी पूरी टीम जो है वो इस तरह के आजकल ये काम कर रही है। इसी तरह साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, उसके बारे में बच्चों को अलग अलग जगह जाके और अवेयर कर रहे हैं। तो क्योंकि केवल कानून से सारा काम नहीं होगा, इसलिए हम भी ये समझते हैं कि जब भी अगर अवसर मिले तो विशेष रूप से महिलाओं के प्रति जो है वो लोगों में संवेदनशीलता रहे, महिलाओं के प्रति क्राइम नहीं हो, और इसी तरह साइबर फ्रॉड, ये इन चीज़ों और यातायात नियमों की पालना के लिए भी हम लगातार जो है लोगों को अवेयर कर रहे हैं और समझाइश कर रहे हैं। सर, आज के ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को, खासकर बेटियों को, पुलिस सर्विसेज में जाने के लिए मोटिवेट नहीं करते। ऐसी स्थिति में पुलिस सर्विसेज बेटियों को प्रोत्साहन के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अब आपको बताऊं, ये पेरेंट अब तो खूब आने लग गए। अब जो है ये समस्या अब कम हो गई। पहले अब राजस्थान के अंदर महिलाओं के लिए 30% रिजर्वेशन कर दिया है। अब हमारे अगर 100 कांस्टेबल भर्ती होते हैं तो उसमें 30 महिलाएं आने लग गई। तो धीरे धीरे बदलेगा। जैसे अभी राजनीति के अंदर भी आप बताओ, जितने जेंट्स हैं उतनी महिलाएं कहाँ आती है। अभी जितने एमएलए राजस्थान में 200 एमएलए हैं तो उसमें 10-15 महिलाएं होगी।
इसी तरह पुलिस में भी कम थी, पर अब 30% जब रिजर्वेशन हो गए तो आप महिलाएं पुलिस में खूब आ रही है आपके कोटा के अंदर। इससे पहले जो महिला थी वो अमृता दुआन एसपी मैडम थी, अभी तेजस्विनी गौतम मैडम आईपीएस है। तो महिलाएं आईपीएस बन रही है, आरपीएस बन रही है, तो महिलाएं अब बहुत तेज़ी से पुलिस के अंदर आ रही है। सर, क्या पुलिस सर्विसेज महिलाओं के लिए भी उतनी ही कठिन होती है जितनी पुरुषों की? इसमें बराबर उसमें कोई फ़र्क नहीं होता है। ये नहीं कि आप महिला पुलिस में भर्ती हो गई तो कोई ड्यूटी आएगी तो उसको नहीं भेजा जाएगा। ड्यूटी तो दोनों को ही करनी पड़ेगी, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, और दोनों को भी जो ट्रेनिंग दी जाती है वो बराबर सी दी जाती है महिलाओं और पुरुष को। तो इसलिए उसमें ड्यूटीज़ में कोई उनको भी फायरिंग सिखाई जाती है, हॉर्स राइडिंग सिखाई जाती है, उनको भी सारे लॉ का उनको ज्ञान दिया जाता है। तो ड्यूटी में कोई ये नहीं कि पुलिस में भर्ती हो जाए और मैं तो महिला हूँ मुझे तो मत भेजो, ऐसा नहीं होता है। बराबर ड्यूटी करनी पड़ेगी अगर आप पुलिस में आ रहे हैं। Sir, my name is Diksha Gautam from Indian Public School. Sir, मुझे आपसे ये पूछना है कि आज के टाइम पे करप्शन इतना बढ़ क्यों गया है? ऐसा नहीं है, करप्शन आज के समय में नहीं बढ़ा, करप्शन तो हमेशा से था। अब जैसे और सब डिपार्टमेंट में है, मतलब ऐसा नहीं है, पर सारे लोग भी करप्ट नहीं होते हैं, कुछ ही होते हैं और वो पकड़े भी जाते हैं। भाई करप्शन से अगर आदमी ने पैसा कमाया तो वो फंसेगा कभी न कभी। तो आप वो 100 दिन पैसे ले रहा है तो एक दिन तो फंसेगा। तो यही नहीं, पुलिस ही में ही करप्शन नहीं है, पटवारी भी पकड़ में आते हैं, तहसीलदार भी आते हैं, पीएचडी वाले भी आते हैं, एक्शन भी आते हैं। तो और फिर क्या, पुलिस में इसलिए पकड़ में आ जाते हैं, पुलिस का पब्लिक से डायरेक्ट टच है और डिपार्टमेंट में डायरेक्ट उनका वो नहीं होता, इसलिए कई बार जो पटवारी और पुलिस ये ज़्यादा पकड़ में आते हैं। तो करप्शन ऐसा नहीं कि पूरा एक जना पकड़ में आया, पर होता क्या है, पुलिस एक जाति होगी। अब अगर कोई एक पुलिसकर्मी, आप मान लो एक पब्लिक मैन कहीं शराब पी के पड़ा है तो कोई ये नहीं कहेगा चलो एक आदमी पड़ा है, पर अगर एक पुलिसकर्मी ने वर्दी पहन रखी या पुलिसकर्मी ने कुछ अपराध कर दिया तो अगले दिन अखबार में एक खबर आएगी एक पुलिसकर्मी दारू पी के पड़ा हुआ है, तो पुलिस उसकी जाति हो गई। तो आप सीधा वो पुलिस पे ब्लेम लगेगा। पर ऐसे क्योंकि एक पुलिसकर्मी में कोई अगर क्राइम किया है या अपराध किया है या करप्शन किया है तो सारी पुलिस बदनाम होती है उसमें। क्वेश्चन ये था कि नॉर्मली भी जब करप्शन इतना बढ़ गया है तो हम उसे रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? अच्छा, उसके लिए आप दो चीज़ें हैं। करप्शन के लिए पैसे कौन देता है? जनता ही देती है ना। तो सबसे पहले तो जनता, अगर करप्शन तो जनता पैसे दे रही तभी तो हो रहा है। तो अगर कोई आपका काम नहीं करता, और आप क्यों देते हो, आपका काम इजी वे में हो जाए या आप कहीं गलत फंसे नहीं, तो शॉर्टकट अपनाने के लिए कि यार मेरा ये काम हो जाए, मैं तो 500 रुपये देता हूँ अभी हो जाएगा। जैसे आपका पासपोर्ट का वेरिफिकेशन आया तो यार मैं यूँ आप कांस्टेबल कर दो तो 500 रुपये ले ले। भाई आप अगर वो पैसे मांगता है कोई भी, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट वाला हो, केवल पुलिस ही नहीं, तो आप उसके सीनियर ऑफिसर को शिकायत कर सकते हैं। आजकल तो इतने साधन हो गए कि आप यहाँ बैठ के और आप कहीं भी शिकायत कर सकते हैं ऑनलाइन, अगर वो पैसे मांग रहा तो अगर कोई जनता अगर चुप रहेगी तो करप्शन बढ़ेगा, और जनता जिस दिन जागरूक हो गई उस दिन करप्शन घट जाएगा। मैं एक चीज़ और कहूँगा आप लोगों को, आप सिटीजन ऐप जरूर डाउनलोड करें। सब राजकोप सिटीजन ऐप हर आदमी के मोबाइल में होनी चाहिए, अगर मोबाइल है उसके पास। वो कई फ़ायदे वाला ऐप है, उसमें पुलिस के सारे नंबर मिल जाते हैं, इमरजेंसी कॉल करना वो मिल जाता है, आपको कोई शिकायत करनी वो प्लेटफॉर्म है, और वो कोई भी आदमी उसको सिटीजन ऐप को कोई भी नागरिक डाउनलोड कर सकता है प्ले स्टोर से, वो भी आप करें। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज कृष्णा शर्मा और मैं भी एक आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ क्योंकि मेरी मदर भी एक पुलिस ऑफिसर ही है। शी इज ऑन एएसआई रैंक। एंड सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप फिर से 15 इयर्स की एज में आ जाए, आई मीन एक 10th क्लास स्टूडेंट बन जाए, तो और बच्चों से क्या अलग काम करेंगे और सक्सेसफुल बनने के लिए? एंड आगे नॉलेज बड़ी की बात है, मुझे अभी है। मैं भी
आप इस उम्र आपने बहुत ही अलग तरह का क्वेश्चन पूछा, पर मैं अगर 15 ईयर का होऊंगा तो मेरा तो मैं भी वापस एक मुझे और मौका मिलेगा कि जो मैं अभी जिस पोस्ट पे हूँ मैं आपको बताऊँ, हमारे साथ और आपके साथ प्लस पॉइंट ये है कि आप लोगों की इंग्लिश बहुत अच्छी है। आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, और तो आपकी बार अगर मैं 15 ईयर हूँ तो मैं बिल्कुल मैं यूपीएससी क्लियर करूँगा, टारगेट ही यूपीएससी का रखूँगा। क्योंकि मैंने जब आपको और बताऊँ, मैंने जब 87 में जब मैं 21 साल का था, मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया तो प्रीलिम पास करने के बाद मेरी इंग्लिश क्लियर नहीं हुई, जो कंपलसरी पास करनी होती है। तो अब ऐसा नहीं होगा। तो अब अगर मैं 15 ईयर में आऊँगा तो मैं बिल्कुल मैं जो है यूपीएससी क्लियर करूँगा इस बार। और दूसरा मैं आप सबको एक चीज़ और बताऊँगा। अभी आप लोग न्यूज़पेपर रीडिंग की आदत डालें। अब मतलब जिसको भी आप किसी भी एरिया में जाना है, मेरा ये मानना है कि अगर किसी की इंग्लिश और जीके अच्छा है, वो फिर हिंदुस्तान के कोई एग्ज़ाम में रुकने वाला नहीं है। आपको दो चीज़ें, हमारे साथ इंग्लिश वीक थी, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े थे, 6th क्लास में इंग्लिश हुई और जीके बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो आप लोगों को अभी से, आपको ज़्यादातर बच्चे आजकल न्यूज़पेपर बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। आप चाहे उसको ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें, आप न्यूज़पेपर रीडिंग की आदत डालें। मैंने आपको बताया था हर एग्ज़ाम में, आरएस के एग्ज़ाम में, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, राजस्थान प्रशासनिक सेवा का एग्ज़ाम होता है, 4 पेपर होते हैं। 4 में से 3 पेपर जीएस के होते हैं, 1 पेपर ही केवल हिंदी इंग्लिश का होता है। तो आदमी अगर जीके अगर किसी का मजबूत है तो वो आप कोई एग्ज़ाम में नहीं रुकने वाला है। और जीके किससे बनता है? आज आपने अखबार में कोई खबर पढ़ी, कल वो जीके की न्यूज़ बन जाएगी। आज मोदी जी ऑस्ट्रेलिया गए, उस प्रधानमंत्री से मिले, आज ब्रिक्स के अंदर वहाँ पे ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ, आज ईरान इराक युद्ध हो रहा है, या जो भी चीज़ें हैं वो सब बाद में जीके में, करंट अफेयर्स में चली जाती है। इसके अलावा जीके किससे बनता है? आपकी जो हिस्ट्री की बुक है 10th क्लास की, 12th क्लास की, ज्योग्राफी की बुक है, पब्लिक एड की बुक है, पॉलिटिकल साइंस की बुक है, तो इन्वायरमेंट की बुक है। ये सब चीज़ मिलकर एक जीके का यही क्वेश्चन आपको आरएस के एग्ज़ाम में आएंगे बाद में। इसीलिए जो भी आईएएस का जो यूपीएससी देते हैं एग्ज़ाम, वो ये ज़रूर कहते हैं कि आपने कैसे तैयारी की। उससे जब पूछते हैं तो वो कहता है मैंने एनसीईआरटी की बुक पढ़ी थी। तो जो भी जिसको भी यूपीएससी की तैयारी करता है, एनसीईआरटी की बुक ज़रूर वो तैयारी करता है, बहुत पढ़ता है, और न्यूज़पेपर। तो सब बच्चों को जो है वो अपना जनरल नॉलेज बढ़ाना चाहिए। छोटी मोटी आप कोई कंपटीशन सक्सेस, कोई इस तरह की कोई बुक पढ़ें, मंगाएं। आपको चाहे आप केट के थ्रू आप एमबीए करें, उसमें भी जीके आएगा। एसएससी का एग्ज़ाम दें आप, उसमें भी जीके आएगा। आप हर एग्ज़ाम देंगे और यूपीएससी के पेपर आप देंगे तो उसमें 3 पेपर जीएस के आएंगे, जनरल स्टडीज़ के। तो 3 पेपर 250-250 नंबर के केवल जनरल नॉलेज के आते हैं। वो जीएस किससे बनता है? उसमें एग्रीकल्चर भी आ गई, फिजिक्स भी आ गई, केमिस्ट्री भी आ गई, उसमें इन्वायरमेंट भी आ गया, उसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सब सब्जेक्ट आ गए। तो आपको जिसको भी, मतलब मेरा ये कहना है, इंग्लिश तो आपकी अपने आप अच्छी हो जाती है, यहाँ पढ़ते हो आप, जीके आपका वीक रह जाता है। तो आपको सबको जीके की तैयारी अच्छे से करनी है। आपका कहीं सिलेक्शन नहीं रुकने वाला किसी भी एग्ज़ाम में, बैंक हो, रेलवे हो, आप पुलिस हो, सब इंस्पेक्टर हो, किसी में आप रुकने वाले नहीं है बस। और किसी पेपर में ज़रूर मैथ्स आती है 12th क्लास की, जो अपने ये एग्ज़ाम देते हैं, किसी में रीजनिंग और मैथ्स आती है। इसके अलावा यही पेपर होते हैं सब में, जीके, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग बस। और मैथ्स रीजनिंग भी कुछ में आती है, सब में नहीं आती। थैंक यू सर। सर, ऐसा कौन सा लेसन है जो आप चाहते हैं कि काश कि आपको तब सिखाया होगा जब आप हमारी एज के थे? क्या आपकी, मैं तो बता रहा हूँ ना, इंग्लिश हमारा, तो अगर मैं ये कह रहा हूँ इंग्लिश, अगर हम जब आपकी एज के थे, अगर हमारी भी इंग्लिश इतनी स्ट्रॉन्ग होती जितनी आप लोगों की है, तो आप किसी जीके, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि बिना कोचिंग, बिना उसके भी जीके बहुत स्ट्रॉन्ग था। क्योंकि हम जनरल जब प्रेयर होती तो जीके के क्वेश्चन नहीं पूछता था। रोज़ वहाँ पे प्रेयर के अंदर जो इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ होती थी वो बोली जाती थी पहले, कि आज ये हुआ, जैसे 10 न्यूज़ बना के बोली,
तो GK बहुत बढ़िया था। आपकी एज के होते तो मैं सारा ध्यान मेरा इंग्लिश पे ही लगा था अपने। Morning, sir. Your life experience was truly inspiring. And I am Vicky Hara from class 10 and wanted to ask, and my question is that जैसे कि आपने कहा कि साइबर सिक्योरिटी तो चलती है, बट साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो आपके डिपार्टमेंट ने ऐसे कौन से उपाय चला रखे हैं हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए, उनके अंदर डिजिटल लिटरेसी बढ़ाने के लिए? साइबर क्राइम रोकने के लिए पूछ रहे हैं ना आप? हाँ, सीनियर सिटीजन्स में जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं। हम साइबर क्राइम को रोकने के लिए अब कई सारे सेल बने हुए हैं। कई मतलब जो है पुलिस इसमें बहुत सारा काम कर रही है। एक तो 1930 नंबर सबको याद होने चाहिए। अगर किसी के भी साथ अगर कोई साइबर क्राइम होता है तो वो डायरेक्ट थाने जाने की ज़रूरत नहीं, उसको वो 1930 डायल करेगा, उस पर पूरी कंप्लेन नोट कर सकती है। तो जो भी सीनियर सिटीजन है वो भी इस पर कंप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा पुलिस अवेयरनेस के भी खूब सारे कार्यक्रम चालू कर रही है। आपने देखा था बीच में आपके जैसे ही डायल फ़ोन आता था तो आपके एक डायल ट्यून आती थी कि आप जो है कि डिजिटल अरेस्ट के लिए ये नहीं करें, वो नहीं करें, या अननोन व्यक्ति को आप नंबर नहीं बताएं। तो ये सब उसी का पार्ट है कि साइबर क्राइम का ये होने के बाद इसे रोकना बहुत मुश्किल है। मुश्किल इसलिए कि ये क्राइम कहीं नामीबिया से हो रहा है, कोई कंबोडिया से हो रहा है, कोई म्यांमार से हो रहा है, कोई आप किस देश से कोई क्राइम कर रहा है। अब आपके किसी ने कोई अफ्रीका में बैठ के या अमेरिका में बैठ के आपके 10,000 20,000 रुपये आपके अकाउंट से निकाल लिए, तो अब उसको पुलिस कैसे पकड़ेगी और कहाँ जाएगी पकड़ने उसके। इसलिए इसमें क्या है कि जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है, और पुलिस उस जागरूकता के लिए मतलब जो है वो अपनी तरफ से सारे प्रयास कर रही है कि मतलब जो है जितना टेलीविज़न के मार्फत, आप न्यूज़पेपर के थ्रू, और ऐसे कई पोर्टल भी चला रखे हैं कि जैसे ही कोई जिसका एक बार आपने 1930 पे कंप्लेन कर दी, अगर वो नंबर अगर वापस किसी भी एरिया में घूमेगा, उस थाने के SHO को मैसेज आ जाएगा कि ये आपके एरिया में आ गया ये आदमी। पर अगर हिंदुस्तान का है तब तो पकड़ लेंगे, पर वो बाहर अगर है तो पकड़ में नहीं आता है। इसलिए साइबर क्राइम में जो है सबसे जो बड़ी चीज़ है वो है आपकी जागरूकता। इसके अलावा जो पुलिस बहुत सारा काम कर रही है, जिनके आजकल फर्जी अकाउंट है, अपना अकाउंट किसी को नहीं देना है, आपके पेरेंट्स को भी बताना ये बात। जैसे आपने किसी ने अकाउंट खुला रखा बैंक में, कोई आदमी ने कहा यार मैं आपको महीने के 10,000 रुपये दे दूंगा, आपका तो ATM कार्ड मुझे दे दो, आपका अकाउंट मैं ऑपरेट कर लूँगा। अब क्या जो साइबर फ्रॉड जो करते हैं वो आपका अकाउंट, पैसा आपके अकाउंट में आएगा और वो निकाल लेगा। जब पता लगेगा तो पुलिस अकाउंट वाले को पकड़ लेगी, भाई आपने अकाउंट क्यों दिया। इसलिए इसको म्यूल अकाउंट बोलते हैं। तो वो अकाउंट भी किसी को देना नहीं है। तो कई चीज़ें आपको बताइए। तो इसी तरह मोबाइल आपका कहीं खो जाए तो CEIR पोर्टल है आजकल, उस पर आप कंप्लेन कर दें, ई-मित्र से भी हो जाती है। तो वो जब भी आपका मोबाइल मिलेगा, आपका पुलिस अपने आप पुलिस के पास सूचना आ जाएगी कि इसमें जैसे ही नई सिम डली तो नई सिम की सूचना पुलिस के पास आ जाएगी। तो आजकल मोबाइल चोरी की में तो 80% मोबाइल वापस मिल रहे हैं। तो इसलिए आपको सीनियर सिटीजन को भी आप लोगों को ही जागरूक करना है कि, और ज़्यादातर सीनियर सिटीजन आजकल डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं बुजुर्ग आदमियों के साथ हो रही है, उनको डरा दिया जाता है। आपको कहेंगे कि आपके वहाँ से जो है कि किसी भी देश से, दुबई से आपका एक गिफ्ट आया, इसके अंदर ड्रग्स मिली है, आपके कॉल आएगा। अब आपको कहेंगे आप ड्रग्स आए, आप फंसोगे, और ये हम ED से वहाँ से बोल रहे हैं, वहाँ से बोल रहे हैं। तो इस तरह का कुछ भी नहीं होता है। आप बिल्कुल ये है कि सबको आप जो बच्चे हैं वो घर जाके भी बताएं कैसा नहीं होता अभी। So last question, I want to answer the last question. Sir, with respect to your department, we subject to people from the post of constable to the PGP. अभी आपने आपकी बातचीत में ये क्वेश्चन मेरे से बताया था कि अक्सर कई बार हमने ये देखा भी है पुलिस स्टेशन में लिखे हुए आचरण में विश्वास और अपराधियों में भय। सर, ये चीज कई बार हमको ओनली इलेक्शन होगी, अपराधी बेधड़क थाने में जा रहा है, पुलिस स्टेशन में जा रहा है,
और एक आम आदमी जो है उसको हजार बार सोचना पड़ता है कि पुलिस स्टेशन जाऊँ या नहीं जाऊँ, कहीं ऐसा हो जाए कि मैं उल्टा रास्ते फंस जाऊं। आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय, ये राजस्थान पुलिस का मोटो है। और ऐसा होता नहीं है कि आप थाने में, क्या पहली बात तो ये है कि आदमी थाने में जाने में घबराता है, जबकि ऐसा नहीं है। अब तो इतने प्लेटफॉर्म हो गए, और कभी कभी ऐसी घटनाएं जब आप ही, मैंने बताया ना, आप रोज़ पुलिस में थाने में जा रहे हैं, रोज़ सब कुछ ठीक हो रहा है, उसकी कोई न्यूज़ नहीं बनेगी। पर जब अगर एक दिन एक पुलिसकर्मी ने किसी के साथ मिसबिहेव कर दिया तो मीडिया की बहुत बड़ी खबर बनेगी। और आप हमेशा क्या है, मीडिया, हम सारा प्रेशर झेलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मीडिया में क्या होगा, जैसे कोई चोरी हुई, आप देखना, चोरी हुई तो वो खबर आएगी फ्रंट पेज पे और 8 कॉलम की खबर आएगी। जब उसी के एक्यूज पकड़े जाएंगे तो लास्ट पेज में छोटी सी खबर आएगी। तो ये सब कुछ होता है। और इसी तरह कुछ पुलिसकर्मी हमारे, मैं ये नहीं कहता कि सारे पुलिसकर्मी बहुत अच्छे हैं, कुछ पुलिसकर्मी हैं जो पुलिस को बदनाम करते हैं, पर और जिनका, और हमारे भी, हम मानते हैं अगर पुलिस बेड़े में अगर सबसे बड़ी अगर कोई सुधार की अगर कहीं ज़रूरत है पुलिस में, तो वो है पुलिस का बिहेवियर। अगर उसमें सुधार हो जाए तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। पर धीरे धीरे उसके लिए बहुत प्रयास चल रहे हैं अलग अलग स्तर पे। और अगर कोई इनडिसिप्लिन करता है या मिसबिहेव करता है या क्रिमिनल को प्रोटेक्शन देता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी बहुत सख्त होती है। आप रोज़ अखबार में पढ़ते होंगे, इस बार ही कम से कम कोटा सिटी के अंदर 15-20 कांस्टेबल तो अभी जो है वो सस्पेंड या लाइन हाजिर हो गए। और डिपार्टमेंट में सस्पेंड लाइन हाजिर बहुत कम होते हैं, पर यहाँ तो छोटी सी भी अगर पुलिसकर्मी ने गलती कर दी तो यहाँ पे पावर बहुत, मतलब एसपी से लगा के डिप्टी तक उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के पावर होते हैं, इसलिए बहुत कार्रवाई होती है। तो ऐसा नहीं है अपराधियों की जो है कि कोई पुलिस मदद करती है, जो करते हैं उनको फिर सज़ा मिल भी जाती है। Thank you so much, sir, for sharing your valuable time, thoughts, and experiences with us. Now, it's time to express our gratitude and appreciation, for which I would like to invite our esteemed Director Sir for his motivational word. Thank you, sir. Thank you, sir, for sharing your precious time with us. I hope all of our students have learned something, not everything, but something from you. Because when we were kids or now when they, like in their age, everybody dreamed of wearing a uniform. And seeing you in front, they all think like what journey that you have done from your school time till here, it inspires them. And they have told, I hope they all of your wonderful takeaways from this session. As you have said that whatever any person do, discipline is must. Apart from discipline, consistency is also required. The two important pillars for success. I hope this message is clear with all our students. And in the last, I want to again thanks to all my students, teachers, and all the sitting students for watching this and observing this event successfully. I hope all of you will get something because आज नहीं सोचेंगे, कल सोचेंगे तो वो कल कभी नहीं आएगा. All of you make sure it's already too late to decide. आपने जो डिसीजन लेना था वो पहले ले लिया होता, तो इतने साल जो आपने पढ़े हैं from class 6 till here, आपने उस ड्रीम को अचीव करने में 4 साल मेहनत कर ली हो. बट आज अगर आप सोचोगे तो भी आपके पास है till graduation you have 5, 6, 8 years to work hard for your dream. So all of you, I hope, will understand the value of time, discipline, time management, and all the things that sir has shared with us. Thank you once again. Thank you, sir. ये बहाने पर्याप्त नहीं होते. साहब मैं गरीब आदमी हूँ,
हमारे घर में तो लाइट ही नहीं थी। अरे आज के 30 साल 40 साल पहले किसी के घर में लाइट नहीं थी, तो भी तो लोग डॉक्टर इंजीनियर बनते थे। आज आपने अखबारों में अनेक बार सुना होगा, खेत में हल चला रहा है और आईआईटी का टॉपर निकला। पढ़ाई में ऊंचाई पर पहुंचने में कहीं पैसा आड़े नहीं आता, कहीं सुविधाएं आड़े नहीं आती, केवल सहयोग मिलता है। तो कर्मठता से, जुझारूपन से, अपनी लगन से, अपनी मेहनत से। मैंने अनेक ऐसे विद्यार्थी देखे और 4 साल पहले का सबसे लेटेस्ट विद्यार्थी मेरे दिमाग में है। छपड़ा से एक विद्यार्थी को लेकर वहाँ के सरकारी स्कूल के 4 शिक्षक, उनमें एक मेरे बहुत दिग्गज मित्र थे जिन्होंने महाभारती में सेवाएं दी थी। उस विद्यार्थी को लेकर कोटा आए, उन्होंने टैक्सी किराए से की, उसका पैसा शिक्षकों ने बांटा और उस विद्यार्थी के लिए मुझसे आग्रह किया कि साहब इसको 11th बायोलॉजी में एडमिशन देना है और शर्त यह है कि ये फीस नहीं देगा। मैं और क्या मदद करूं कि इसको कहीं हॉस्टल में भी रखवाओ, उसका भी कोई पैसा नहीं देगा। मैंने मेरे एक मित्र को हॉस्टल में भी रखवाया। मैंने कहा खाने के तो देने पड़ेंगे, ये जेब से थोड़ी देगा, तो कि खाने के केवल हम 2000 रुपये देंगे, हम चारों 500 रुपये प्रतिमाह इसके लिए देंगे। और मैं आपको पूरी सत्यता के साथ बता रहा हूं कि 11th और 12th वो विद्यार्थी तलवंडी में पढ़ा और 12th के एग्जाम के साथ ही उसका नीट में नंबर आया। फिर वो चारों मिठाई लेकर टैक्सी करके मेरे पास आए कि देखो हमने कहा था ना। जिस विद्यार्थी के पास खाने के पैसे देने के लिए नहीं थे, पढ़ने के लिए फीस नहीं थी, उसको बुक्स विद्यालय से व्यवस्थाएं कराई, वो विद्यार्थी नीट में आया। तो आया जा सकता है। जीरो से हीरो बनने की अनेकों कहानियां हैं। हमने एपीजे अब्दुल कलाम से लेकर आज माननीय हुंगट साहब के बारे में भी आपने जान लिया। अपने अंदर साहस रखो, कुछ बनने की लगन रखो और ये हिम्मत रखो कि मैं जीत कर रहूंगा। जंग जीतने के लिए लड़ी जाती है। आप जीवन की ऊंचाइयों पर जा सकते हो, कोई आपको रोकने वाला नहीं। केवल आपको अपने स्वयं पर कंट्रोल करना होगा, अपने लक्ष्य को अपने सामने रखना होगा और उसके अनुरूप लगातार मेहनत करनी होगी। और जो मेहनत करता है उसकी समाज में लोग मदद करते हैं, इवन ईश्वर भी उसकी मदद करता है। आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, आपके माँ बाप बहुत अच्छे हैं जो आपके लिए खर्च कर रहे हैं। मैंने यहाँ तो ऐसे ऐसे माँ बाप आते हैं जिनके पास फीस देने के लिए पैसे नहीं होते, जिनके पास बुक्स की पैसा खर्च करने की हिम्मत नहीं होती, पर साहब पढ़ाना चाहते हैं। आपके यहाँ पढ़ लेगा तो कुछ हो जाएगा। और सत्य बता रहा हूँ, जीवन में ऐसे अनेक विद्यार्थी विद्यालय से निकले जो बिना फीस के भी पढ़े और वो ऊंचाइयों पर गए। और जब ऐसा अच्छा काम हम करते हैं, स्वयं को भी खुशी मिलती है। आप अपने लिए करोगे, अपने माँ बाप का सीना, अपने माँ बाप की गर्दन ऊंची करने के लिए करोगे। और ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता। अभी हाल ही में आपने 10 मिनट पहले ये सब सुना है। मित्रों, मत सभी विद्यार्थी भाइयों बहनों, मन में संकल्प लो, क्योंकि जीवन का ये टाइम निकल जाएगा। समय आज तक नहीं रुका, पर आप दोबारा पढ़ने के लिए नहीं बैठ सकते। आज मुझसे कहा जाए आप इतना भाषण झाड़ रहे हो, 12th टॉप करके बताओ ना, मैं नहीं कर सकता। मेरा दौर निकल गया। इसी तरह आपका दौर निकल जाएगा। कोई दोबारा 12th नहीं करता, कोई दोबारा 10th नहीं करता, पर जो 10th कर रहा है, जो 12th कर रहा है, जो 11th कर रहा है, वो अपने समय की कीमत समझे। और आखिरी लाइन जो मैं हमेशा सबको बोलता हूँ, समय सबसे कीमती है। अगर हमने समय की कीमत समझी तो समय आपको कीमती बना देगा, और समय की मजाक उड़ाई तो समय भी आपकी मजाक बना देगा। आप सबको शुभकामनाएं। पुनः मैं संस्थान की ओर से सभी विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए जो माननीय हिंगट साहब ने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करता हूँ। धन्यवाद।
जय हिंद।